स्टूडेंट्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। RSMSSB स्टेनो डेली डोज महा मैराथन क्लास आज आपके 12 होने वाली है, जिसमें हम हिंदी, इंग्लिश, जीके, साइंस, राजस्थान का जीके सब कुछ कवर करने वाले हैं। जो स्टूडेंट RSMSSB स्टेनो की तैयारी करें उनको बता दूं, डेली क्लासेज की ऐप पर आपको स्टेनो का कंप्लीट कोर्स, टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर भी साथ साथ आपको मिलेगा। और अब इसमें आपके क्वेश्चंस की क्लासेज भी शुरू हो जाएंगी। मात्र 499 रुपये में भी आपको मिल जाएगा। जिन बच्चों को अलग से केवल करंट अफेयर की PDF लेनी है वो करंट अफेयर की PDF ले सकते हैं 39 रुपीज़ में। जिनको टोटल 50 आपके डेली डोज की क्लास लेनी है उनके लिए भी अलग से 50 आपकी क्लासेज मिल जाएंगी, केवल 99 में मिल जाएंगी। और जो स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं उनको पूरे राजस्थान में डेली क्लासेस के मॉडल पेपर भी अवेलेबल हैं। आप पूरे राजस्थान में कहीं से भी परचेज कर सकते हो। अगर आपको नहीं मिल रहे अपने आसपास स्टोर से तो ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हो। डेली क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। विलोम शब्दों की बात करते हैं। टॉप 30 विलोम शब्द हम देखते हैं। देखो, विलोम शब्द का सीधा मतलब हो गया, मैं बोलूँ अतल, माइंड में चलना चाहिए वितल, अतल वितल। अर्जन वर्जन। आक्रांत, जिस पर आक्रमण हुआ हो, तो अनाक्रांत या आक्रांता हो जाएगा, आक्रमण करने वाला। अवसाद का प्रफुल्लता हो जाएगा। अवर का परवर हो जाएगा। अवलंब का निर्वलंब हो जाएगा। असत्य, चोरी ना करना, सत्य का मतलब चोरी करना। आकर्षण, विकर्षण, अनाकर्षण या अपकर्षण हो जाएगा। आमिष या सामिष हम बोलते हैं जो मांसाहारी होता है, तो विलोम शब्द निरामिष हो जाएगा। निरामिष का मतलब होता है शाकाहारी। आविर्भाव का मतलब पैदा होना, तो तिरोभाव हो जाएगा। आविर्भाव, तिरोभाव, तिरोभाव का मतलब लोप होना। आवृत, ढका हुआ, अनावृत हो जाएगा। उर्वर का उसर या बंजर या अनुर्वर हो जाएगा। ऊर्ध्वगामी का अधोगामी होगा। उत्तम का अधम होगा। उग्र का सौम्य। आश्रित, निराश्रित। अकिंचन, धनवान हो जाएगा। अवनी का अंबर हो जाएगा। अवनी हम किसको बोलते हैं? भूमि को बोलते हैं। अवनी, वसुंधरा भूमि को बोलते हैं, तो अवनी का अंबर हो जाएगा। अनुग्रह का विग्रह हो जाएगा। अधितैका का उपतैका हो जाएगा। अधितैका हम बोलते हैं जो पहाड़ के ऊपर की जो समतल जमीन होती है उसे अधितैका बोलते हैं। उपतैका हो जाएगा, पहाड़ के नीचे की समतल जमीन उपतैका कहलाती है। आविर्भाव देख लिया, तिरोभाव होगा। इहलोक का परलोक हो जाएगा। ईद का मुहर्रम हो जाएगा। उपकार का अपकार हो जाएगा। ईहा का अनीहा होगा। उत्कर्ष का अपकर्ष होगा। उत्कृष्ट का निकृष्ट होगा। उत्पतन मतलब ऊपर उठना, निपतन मतलब नीचे गिरना। ऋजु का वक्र हो जाएगा। ऋत का मतलब होता है सत्य, तो अनृत हो जाएगा मतलब असत्य हो जाएगा। तो ये मैंने टोटल 30 आपको विलोम शब्द करवाए हैं। आपके यह होना चाहिए कि हाथों हाथ कोई मैं शब्द बोलूं तो हाथों हाथ आपको उसको विलोम शब्द उसका आना चाहिए। देखो, ये जो 50 क्लास ढंग से अच्छे से कवर कर लेगा उसका पेपर पास ही नहीं होगा, वो मेरिट तक जाएगा, अच्छे से अच्छा वो एग्ज़ाम करके आएगा। इसलिए आपके लिए 50 क्लासेज रामबाण क्लासेज हैं, बहुत ज़रूरी, इनको आप अच्छे से करना। आज हम देखते हैं आपके टॉप 10 अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द का मतलब हो गया जिनका एक से अधिक अर्थ निकलता हो, उसे हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे केसरी। केसरी का मतलब गेरुआ भी होता है, घोड़ा भी होता है, वानर भी होता है, सिंह भी होता है। प्रसिद्ध व्यक्ति को भी हमें केसरी बोलते हैं। तो गेरुआ, घोड़ा, वानर, सिंह और प्रसिद्ध व्यक्ति केसरी कहलाता है। खग। खग ही जाने खग की भाषा, तो खग हम पक्षी को भी बोलते हैं, वायु को भी बोलते हैं, बाण को भी बोलते हैं, देवता को भी बोलते हैं, सूर्य को भी बोलते हैं, चंद्रमा को भी बोलते हैं। अनेकार्थक शब्द जब ही याद होंगे जब आप इनको लिख लिख कर ढंग से प्रैक्टिस करोगे। जलज। जय लय जय। जय का मतलब जन्म लेने वाला, तो जल में जन्म लेने वाला कौन है? कमल है, मोती है, मछली भी है, चंद्रमा है, शैवाल है और शंख है।
शंख का संबंध किससे होता है? जल से होता है। शैवाल का होता है, चंद्रमा के भी जल है, मछली जल की रानी है, मोती हो गया, कमल हो गया। तो जलज, जल में जन्म लेने वाले, ये सारे कौन हैं? जल में जन्म लेने वाले हैं। द्विज, देखो द्विज का वैसे सीधा मतलब होता है जिसका 2 बार जन्म हुआ हो। जैसे ब्राह्मण को द्विज बोल सकते हैं, पक्षी को बोल सकते हैं, दांत को बोलते हैं क्योंकि दांत भी 2 बार आते हैं। बच्चे जब हम छोटे रहते हैं तब टूटते फिर वापस आते हैं। और चंद्रमा को बोलते हैं। तो द्विज, ब्राह्मण, पक्षी, दांत, चंद्रमा। धनंजय, धनंजय वैसे अर्जुन को बोला जाता है। और अर्जुन के पास जो बाण है धनंजय वाला, वो आग वाला बाण है, तो आग को बोलते हैं। वायु, एक वृक्ष, और विष्णु। तो धनंजय, अर्जुन, आग, वायु, एक वृक्ष और विष्णु कहलाता है। देखो नग और नाग 2 हैं, अलग अलग है। नग का मतलब पहाड़ नगीना से होता है, नाग हम सांप को बोलते हैं। तो नग पहाड़, नग नगीना, नग पदार्थ भी होता है, नग वृक्ष भी होता है, और नग जड़ को भी बोलते हैं। तो पहाड़, नगीना, पदार्थ, वृक्ष और जड़ हो जाएगा। नाग सांप को बोलते हैं। हाथी को भी बोल सकते हैं। ऐसे याद रख लेना कि जो हाथी की जो सूंड होती है ना, वो नाग जैसी होती है। नाग पर्वत को भी बोलते हैं और नाग बादल को भी बोलते हैं। नीलकंठ शंकर जी को बोला जाता है। नीलकंठ मोर को भी बोलते हैं। नीले कंठ वाला एक पक्षी विशेष के लिए भी बोला जाता है। पंख, देखो पंख कीचड़ को बोलते हैं और पंकज कमल को बोलते हैं। तो पंख ध्यान रखना, कीचड़ को बोलते हैं और पंख का मतलब एक बुराई से भी कह सकते हैं। तो पंख कीचड़ हो जाता है, दलदल हो सकता है और पाप भी हो जाएगा। मतंग ऋषि, हाथी। मतंग का मतलब ऋषि और हाथी। तो ये 10 इम्पोर्टेंट अनिकार्तक शब्द मैंने आपको करवाए हैं। ऐसे ही आपके लिए मुहावरे और लोकोक्तियाँ मैं लेकर आया हूँ। कितनी लाया हूँ? 15 मुहावरे और लोकोक्तियाँ लेकर आया हूँ, वो देखते हैं। आंखें बंद होना या आंखें मूंदना। तो आंखें बंद होना या आंखें मूंदना, मृत्यु हो जाना। आंगन में कौवा बोलना, प्रियजन के आने के संकेत को बोलते हैं आंगन में कौवा बोलना। आटे के साथ घुन पीसना, आटे के साथ घुन पीसना बोल देते हैं, गेहूं के साथ घुन पीसना बोल देते हैं। तो दोषी के साथ निर्दोष का भी दंडित हो जाना उसको बोलते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि अगर हम किसी खराब संगत में हैं, तो अगर मान लो हमारे साथ जो है साथी, वो भी हमारे साथ साथ मरता है, इसी को बोलते हैं आटे के साथ घुन पीसना। 8 पहर 64 घड़ी, दिन रात हर समय 8 पहर 64 घड़ी। 8 वार 9 त्योहार, हमेशा आनंद मंगल में रहना। 8 वार 9 त्योहार उसको बोलते हैं, हमेशा आनंद मंगल में रहना। 8 वार 9 त्योहार। इलायची बांटना, दावत देना। इलायची बांटना, दावत देना। उड़ता तीर लेना, अपने भी आसपास के कई अपने दोस्त यार कई मिल जाएंगे जिनको उड़ता हुआ तीर लेने की आदत होती है, मतलब अकारण मुसीबत मोल लेना, उसको बोलते हैं उड़ता तीर लेना। कमर कसना, तैयार होना। कमर कसना, तैयार होना। तो कमर कस लो, आपका 5 अक्टूबर का एग्ज़ाम है, लगभग 2 महीने का समय आपके पास बचा है, कमर कस लो। कलई खुलना, किसी की गलत बात का पता लग जाना उसको बोलते हैं कलई खुलना, भेद पता लग जाना उसको बोलते हैं कलई खुलना। कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या से हृदय जलना, क्या बोलते हैं? कलेजे पर सांप लौटना। काठ का उल्लू, निपट मूर्ख। काठ का उल्लू का मतलब निपट मूर्ख बोलते हैं काठ का उल्लू। कान में तेल डालना, किसी की बात पर ध्यान ना देना, उसे बोलते हैं कान में तेल डालना। किसी की बात पर ध्यान न देना, क्या बोलते हैं? कान में तेल डालना। खून पसीना एक करना, कठिन परिश्रम करना, खून पसीना एक करना। खून सफ़ेद हो जाना, दया भाव न रहना, दया भाव न रहना। गीदड़ भभकी, कमज़ोर द्वारा धमकाना। जैसे कई लोग होते हैं अपने आसपास भी मिल जाएंगे, गीदड़ भभकी मतलब धमकाएंगे कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, होने जाने उनसे कुछ नहीं है, करना कुछ भी नहीं है।
तो गीदड़ भभकी कमजोर द्वारा धमकाना। अब बात करते हैं आपके शब्द शुद्धि के बारे में। शब्द शुद्धि में ये आपके अशुद्ध शब्द लिखे हुए हैं, इधर शुद्ध शब्द लिखे हुए हैं। देखो आप कोशिश करना कि इनको लिख लिख कर याद करो। जैसे परिशिष्ट नहीं होता, वो परिशिष्ट होता है, ध्यान रखना, परिशिष्ट होता है। ऐसे परिचय, ई की छोटी मात्रा आती है परिचय। प्रशंसा, प्रशंसा होता है, प्रशंसा, प्रशंसा, ध्यान रखना। वापिस, ऐसे बोलते हैं ना वापिस दे दे, वापिस नहीं होता, वापस होता है। ऐसे श्रृंगार लिखा जाता है, ध्यान रखना, ऐसे लिखा जाता है श्रृंगार। सन्यासी में से आधा ने, सन्यासी, देखो ये भी गलत है, सन्यासी, सन्यासी कैसे लिखा जाएगा, से आधा ने, वापस आधा ने, सन्यासी, इस तरह से लिखा जाएगा, ये भी गलत है, ध्यान रखना। सन्यासी, उज्ज्वल, ये कुछ शब्द होते हैं, ये सन्यासी भी गलत है, यहाँ पे टाइप हुआ है, ध्यान रखना। से आधा ने, वापस आधा ने, या सी, इस तरह से लिखा जाएगा सन्यासी, ध्यान रखना। स्थायित्व है, ये स्थायित्व होगा। ऐसे अंतकरण नहीं होता, अंतःकरण होता है। अकस्मात में हलंत लगता है। ऐसे ही अनाधिकार नहीं होता, ये अनधिकार होता है। अनुषंगिक नहीं होता, अनुषंगिक होता है। अपराह, ये इस तरह से शुद्ध शब्द होगा, अपराहन, लास्ट में हलंत लगता है। ईर्षा नहीं होता, ये ईर्ष्या होता है, ईर्ष्या। आवाहन, आह्वान, और ऐच्छिक में मात्रा आएगी, ऐच्छिक। तो इनको लिख लिख कर प्रैक्टिस करना। और ये जो सन्यासी है इसमें ध्यान देना, ये सन्यासी गलत टाइप हो गया है, आधा नए दोनों बार आएगा, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, एक टॉपिक मैंने आपको करवाया था, विराम चिन्ह। एक बार ऐप में देखना, टॉपिक भी करवाया, क्वेश्चंस भी करवाया। एक बार देख लोगे ढंग से, दिमाग से क्लियर हो जाएगा, कभी जीवन में भूलोगे नहीं, कभी गलत नहीं होगा। इस तरह से मैंने आपको ये समझाया है। इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ, कैसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किसी विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। अच्छा, कोष्ठक क्या है? कोष्ठक के भीतर मुख्यतः उस सामग्री को रखते हैं जो मुख्य वाक्य के अंग होते हुए भी पृथक की जा सकती है, उसे हम कोष्ठक बोलते हैं। किस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है? माँ ने कहा बेटा उन्नति करो, नहीं हुआ है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, नहीं हुआ है। कामयानी जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ कृति है, इसमें हुआ है। ये जो आपको दिख रहा है ये उद्धरण चिन्ह है, ये वाला ये क्या है? उद्धरण चिन्ह है। तो कामयानी जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ कृति है, ठीक है, इसमें हुआ है। अगला है कि विराम चिन्हों के प्रयोग से संबंधित निम्न में से कौन सा विवरण सही नहीं है? किसी के महत्वपूर्ण वचन उद्धृत करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, सही है। किसी संज्ञा को संक्षेप में लिखने के लिए लाघव संक्षेपक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, सही है। द्वंद्व समास के पदों के मध्य प्राय योजक चिन्ह लगाया जाता है, सही है। लिखने में जब कोई शब्द छूट जाता है तब उसके स्थान पर कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये गलत हो जाएगा। देखो ध्यान देना, हमारे पास एक होता है हंस पद, काक पद या त्रुटि चिन्ह, जिसे हम विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं। इसे वाक्य में जब लिखते समय कुछ छूट जाता है तो इस चिन्ह की मदद से उसे यथास्थान पर लिखा जाता है। हंस पद, काक पद, त्रुटि चिन्ह या विस्मरण चिन्ह उसको हम कहते हैं। जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो वहां पर अर्ध विराम का प्रयोग किया जाएगा। मतलब पूर्ण विराम भी नहीं लगाना है आपको, पूरा भी नहीं रुकना, और अल्प विराम का भी प्रयोग नहीं करना है। वहां पे क्या करोगे? अर्ध विराम का प्रयोग करोगे। अल्प विराम चिन्ह के प्रयोग से संबंध में कौन सा कथन असंगत है?
भावातिरेक में शब्दों पर बल देने के लिए, ठीक है। उपवाक्यों को अलग करने के लिए, ठीक है। किसी तथ्य को स्पष्ट करने का संकेत करने के लिए, ये गलत हो जाएगा। बाकी अभिवादन, समापन, पता, दिनांक आदि में सम्मान सूचक अभिवादन के बाद में, ये भी सही है। हंस पद किस विराम का एक और नाम है? त्रुटि विराम का नाम है, ऊपर मैंने बताया आपको। लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है, उद्धरण के लिए नहीं होता। बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए। लाघव चिन्ह की बात हो रही है तो हम बात करेंगे संक्षेप चिन्ह का प्रयोग किसी नाम या शब्द को छोटा करने के लिए किया जाता है, इसे लाघव चिन्ह भी कहते हैं। त्रुटि, सुधार, ये भी गलत हो जाएगा। अभिवादन, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये हमारा सही हो जाएगा, बड़े अंश का संक्षेप रूप लिखने के लिए। संक्षेप चिन्ह का प्रयोग किसी नाम या शब्द को छोटा करने के लिए किया जाता है, इसे ही हम लाघव चिन्ह कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, डॉक्टर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। किस क्रम में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है? जब मेरा मित्र आया, मैं सो रहा था, ठीक है। अध्यक्ष महोदय, हमारी बात सुनिए, ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, ध्यान रखना, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा। आप कल शाम को कहाँ जाएंगे? बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सही है। रोहन ने सोहन से कहा अपना काम करो, ये भी सही है, ये गलत हो जाएगा। मोहन आज घूमने जाएगा, उपयुक्त वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगा हुआ है? ये दिख रहा है आपको, ये पूर्ण विराम लगा हुआ है। द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। कौन सा चिन्ह होता है? योजक चिन्ह होता है, ध्यान देना, योजक चिन्ह। आज मैंने आपके लिए वोकेब ली है, और वोकेब भी मैंने काफ़ी सारी वोकेब आज आपके लिए ली है। लगभग आपके यहाँ पे 20 वोकेब मैंने लिए हैं। जिनको पहले से आती है वो और अच्छे से रिवीजन करें, जिनको नहीं आती वो ढंग से करें, क्योंकि इम्पोर्टेंट वोकेब मैंने आपके लिए कवर करी है। जैसे अरोमा का मतलब क्या होता है? खुशबू होता है। अब खुशबू सेंट भी हो जाएगा, फ्रेग्रेंस भी हो जाएगा, परफ्यूम भी हो जाएगा, ध्यान रखना। और खुशबू का उल्टा क्या होता है? बदबू होता है। तो रीक हो जाएगा, स्टेंच हो जाएगा और स्टिंक हो जाएगा। रीक, स्टेंच, स्टिंक, ध्यान रखना। देखो वोकेब जब आपके अच्छे से क्लियर होगी, जब आप इसको लिख लिख कर कवर करोगे। तो जितना ज़्यादा हो सके ध्यान दें, वोकेब को हमें लिख लिख कर याद करना है, लिख लिख कर कवर करना है। डिफिसिट का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना, अभाव होना। लेक, पोसिटी, लॉस, डेफिशिएंसी, शॉर्टफॉल। एंटोनिम्स: अबिडेंस, प्लेंटी, इनफ, एडिक्वेसी। हमड्रम का मतलब होता है फीका, नीरस। बोरिंग बोल सकते हैं, मंडेन बोल सकते हैं, मोनोटोनस बोल सकते हैं, डल बोल सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करेंगे, इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा, एक्साइटिंग हो जाएगा और डिफरेंट हो जाएगा। जेस्ट होता है खुशी भरा, जोश के साथ। एंथुजियाज्म हो जाएगा, ज़ील हो जाएगा, जॉय हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा। और एंटोनिम्स: लेजीनेस, लेथार्जी और एपेथी हो जाएगा। फिल्म जी का मतलब होता है नॉट स्ट्रोंग, वीक, ब्रिटल, फीबल और फ्रेजाइल। मतलब जो स्ट्रोंग नहीं हो, जो आसानी से टूट जाए, उसको हम फ्लिमजी बोलते हैं, वीक बोल सकते हैं, ब्रिटल बोल सकते हैं, फीबल बोल सकते हैं, फ्रेजाइल बोल सकते हैं। जैसे बिस्किट है, वो क्या है? ब्रिटल है, आसानी से टूट जाएगा। फीबल है, फ्रेजाइल बोल सकते हैं। और एंटोनिम्स: स्ट्रोंग, सॉलिड, फर्म और थिक। अब ये बिस्कुट नहीं टूटेगा क्योंकि इस बार सोने का बिस्किट हो गया। तो स्ट्रॉन्ग, सॉलिड, फर्म, थिक, ध्यान रखना। मतलब जो स्ट्रॉन्ग एकदम सॉलिड हो। सॉलिड कौन सा होगा? सोने का बिस्किट होगा। नॉर्मल बिस्किट क्या होगा? ब्रिटल होगा, फीबल होगा, फ्रेजाइल होगा। एक्सटिंक्ट का मतलब विलुप्त। अबोलिश्ड हो जाएगा, डेड हो जाएगा, अपसलीट हो जाएगा और वेनिश्ड हो जाएगा।
ऑब्सलीट और वेनिस्ड दोनों रट लेना, दोनों इम्पोर्टेंट है। एंटोनिम्स अलाइव हो जाएगा, एक्साइटिंग हो जाएगा और लिविंग हो जाएगा। मेलिस का मतलब होता है दुर्भावना, बिटरनेस, हेट, हॉस्टिलिटी, एनिमोसिटी। तो बिटरनेस, हेट, हॉस्टिलिटी, एनिमोसिटी। एंटोनिम्स काइंडनेस, बेनेवलेंस, लविंग। सस्टेन का है कि किसी को जीवित या स्वस्थ बनाए रखना। कीप अप, मेंटेन, कंटिन्यू। एंटोनिम्स हार्म और अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। फ्लोरिश का मतलब होता है फलना फूलना, सफलता की ओर अग्रसर होना। ग्रो, प्रोस्पर, डेवलप। ग्रो हो जाएगा, प्रोस्पर हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। एंटोनिम्स हिंडर, डिक्रीज और लॉस हो जाएगा। ट्रायम्फ का मतलब होता है सफलता, सेलिब्रेट, ग्लोरी, रिजॉइस। एंटोनिम्स सोरो, लॉस, फेल और फॉरफिट हो जाएगा। एलिमेंट्री का मतलब मूलभूत, सिंपल, बेसिक, फंडामेंटल। एलिमेंट्री मतलब मूलभूत हो, जो फंडामेंटल हो। एंटोनिम्स कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, एडिशनल हो जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इलोप, विवाह करने के लिए चुपचाप भाग जाना इलोप कहलाता है। अब्सकॉन्ड, फ्ली और स्केप हो जाएगा। अब्सकॉन्ड हो जाएगा, फ्ली हो जाएगा, स्केप हो जाएगा। और एंटोनिम्स रिमेन हो जाएगा, सेफ हो जाएगा, फेस हो जाएगा। इवेड बच निकलना, अवॉइड, फ्ली, हाइड, बाईपास। एंटोनिम्स कन्फ्रंट, फेस, एक्सपोज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेलिन्क्विश एग्जाम वालों का भी फेवरेट है। तो रेलिन्क्विश का मतलब होता है त्याग देना या छोड़ देना। गिव अप, अब्डिकेट, रिनाउंस। एंटोनिम्स रिटेन हो जाएगा, रिमेन हो जाएगा। एस्टिमेट का मतलब मूल्यांकन करना। गेस, एग्जामिन, एक्सेस। एंटोनिम्स हो जाएगा इग्नोर, नेगलेक्ट, डिसरिगार्ड। कंसीव का मतलब नया विचार आना या नई योजना के बारे में सोचना। अंडरस्टैंड हो जाएगा और अज्यूम हो जाएगा। एंटोनिम्स अवॉइड, लॉस, अंडरस्टैंड हो जाएगा। अवॉइड हो जाएगा, लूज हो जाएगा, मिस अंडरस्टैंड हो जाएगा। अवॉइड, लूज, मिस अंडरस्टैंड। सस्पेंड स्थगित करना, अपेंड हो जाएगा, स्लिंग हो जाएगा। और एंटोनिम्स परसिस्ट, डिसजॉइन, सस्टेन। एनवे का मतलब दूसरे की वस्तु को अपने लिए चाहना या ईर्ष्या अनुभव करना। हेटर्ड, एक्रीमनी बोल सकते हैं, हेटर्ड बोल सकते हैं, एक्रीमनी बोल सकते हैं। एंटोनिम्स एडमायरेशन हो जाएगा, लविंग हो जाएगा, डिजायर हो जाएगा। डिस्पेयर का मतलब होता है पूर्ण निराशा। कंसेंसस, ट्रैंक्विलिटी। कंसेंसस बोल सकते हैं और ट्रैंक्विलिटी बोल सकते हैं। एंटोनिम्स चेयर हो जाएगा, पीस हो जाएगा, कंफर्ट हो जाएगा, प्लेजर हो जाएगा। मिटिगेट का मतलब काम करना नहीं होता, कम करना होता है। मिटिगेट मतलब कम करना। एलिविएट हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, लेसन हो जाएगा, सूद हो जाएगा। एंटोनिम्स एग्रीवेट हो जाएगा, स्ट्रेंथन हो जाएगा और प्रोवोक इसका एंटोनियम हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आपके कुछ डिटर्मिनर्स के बारे में। आज हम बात करेंगे ईच, एवरी, इधर और नीदर। सबसे पहले इनकी बात करते हैं। देखो इनके साथ नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। जैसे ईच स्टूडेंट,
ठीक है। गेट्स ए प्राइज, नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। एवरी सीट वॉज occupied. Either pen is useful, neither book is useful. लेकिन एवरी के बाद प्लूरल एडजेक्टिव ऑफ नंबर 2, 3, 4, 5 का प्रयोग हो तो नाउन प्लूरल हो जाएगा। जैसे ही टेक्स मेडिसिन एवरी 3 आवर्स, ही टेक्स मेडिसिन एवरी 3 आवर्स। आई विजिट हेयर एवरी 2 मंथ्स। ठीक है, तो इस ऐसे होगा जब हम इसमें प्लूरल यूज करेंगे। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम वालों का भी फेवरेट है। ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, इनके साथ नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर आएगी। ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, रट लेना। इनके साथ नाउन तो प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा। ईच ऑफ द गर्ल्स गेट्स ए प्राइज। अब देखो कितना कन्फ्यूजिंग है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया, आपको रूल नहीं पता। यहाँ पे क्या है, गर्ल्स है और आगे क्या है, ये देखो आप, वर्ब सिंगुलर आ रही है, गेट्स आ रहा है। तो ध्यान रखना, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, इनके साथ नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। ईच ऑफ द 10 स्टूडेंट्स गेट्स ए प्राइज, यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है कि वर्ब सिंगुलर आएगी। ईच ऑफ द टीचर्स इज डूइंग हिज वर्क, टीचर्स है फिर भी आर नहीं होगा, इज होगा, क्योंकि ईच ऑफ यहाँ पे आगे लगा हुआ है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज प्लेइंग क्रिकेट, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ दिख गया, ये देखो, तो वन ऑफ दिख गया तो अब क्या आएगा, इज आएगा। ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ। नीदर ऑफ द बर्थडे कार्ड्स वॉज सुटेबल, तो यहाँ पे वॉज ही आएगा, वर्ब नहीं आएगा, ध्यान देना। कुछ एडजेक्टिव देखना। आयरन इज हार्डर देन एनी मेटल, ये गलत है, इसको समझना सही क्या होगा। देखना, आयरन इज हार्डर देन एनी अदर मेटल की बात होगी, समझना इस चीज़ को। आयरन इज हार्डर देन एनी मेटल, आयरन इज हार्डर देन एनी अदर मेटल, एनी अदर यहाँ पे हम यूज करेंगे। अनिल इज स्ट्रोंगर देन ऑल स्टूडेंट्स, गलत हो जाएगा। अनिल इज स्ट्रोंगर देन एनी अदर स्टूडेंट्स होगा, ऑल स्टूडेंट्स नहीं आएगा, यहाँ पे एनी अदर आएगा, एनी अदर, ध्यान रखना। एक ही वाक्य में हम 2 कंपेरेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करेंगे। ही इज़ मोर वाइजर देन यू, गलत हो जाएगा, ही इज़ वाइजर देन यू सही होगा। ये चीज़ ध्यान रखना। अगला रूल है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, जैसे सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रीफर, एल्डर, इन सब के साथ टू का प्रयोग होगा, प्रीपोजिशन टू आएगा, रट लेना ढंग से। ही इज़ सुपीरियर टू मी, शी इज़ जूनियर टू मी, यहाँ पे टू आएगा। राहुल इज सीनियर टू अनिल। जब 2 वस्तुओं का कंपैरिजन किया जाता है तो वाक्य से उन वस्तुओं का ही कंपैरिजन स्पष्ट होना चाहिए। ऊपर भी देखा था हमने, द क्लाइमेट ऑफ जैसलमेर इज हॉटर देन जयपुर, ये गलत है। द क्लाइमेट ऑफ जैसलमेर, जैसलमेर का जो क्लाइमेट है वो जयपुर से हॉटर नहीं है, जयपुर के क्लाइमेट से हॉटर है। तो द क्लाइमेट ऑफ जैसलमेर इज हॉटर देन दैट ऑफ जयपुर, इस तरह से लिखा जाएगा, दैट ऑफ जयपुर, ये सही है। माई क्लोथ्स आर बेटर देन यू, मेरे कपड़े तुमसे अच्छे नहीं हैं, तुम्हारे कपड़ों से अच्छे हैं। तो माई क्लोथ्स आर बेटर देन योर क्लोथ्स सही होगा। छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, समझ जाओगे, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है, जैसे विच इज़ बेटर, टी, कॉफ़ी और मिल्क। अब ये 2 वस्तु नहीं है तो यहाँ पे बेटर क्यों लगाओगे, ध्यान रखना। टी हो गई, कॉफ़ी हो गई, मिल्क हो गई, 3 वस्तुएं हो गई, तो ध्यान रखना ये गलत होगा। ही इज़ द बेस्ट ऑफ द 2 स्टूडेंट्स, ये भी गलत हो जाएगा। दी बेस्ट यहाँ पर नहीं आएगा। अब 2 की बात हो रही है तो गुड, बेटर, बेटर का यूज़ यहाँ पर होगा। ही इज़ बेटर देन
2 स्टूडेंट्स, ये सही है, इज बेटर देन 2 स्टूडेंट्स। कुछ प्रीपोजिशन की बात करेंगे और आज की क्लास में हम 8 प्रीपोजिशन के बारे में बात करने वाले हैं। देखो 8 का प्रयोग छोटे स्थानों के नाम के पहले में के अर्थ में होता है। जैसे माई फ्रेंड लिव्स एट बसावा इन राजस्थान। माई फ्रेंड लिव्स एट, यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा। बसावा क्या है, छोटा नाम है, और जो बड़ा नाम है उसमें पिछली क्लास में मैंने बताया था इन आएगा। ही लिव्स एट जयपुर इन राजस्थान, तो बड़ा क्या है, राजस्थान है तो इन आ गया, छोटा क्या है, जयपुर है, तो यहाँ पे 8 आ गया। 8 का प्रयोग निम्न शब्दों के बाद लक्ष्य के अर्थ में भी होता है। जैसे लुक एट, एम एट, स्माइल एट, लाफ एट, शाउट एट। निम्न शब्दों के पहले भी 8 का प्रयोग होता है। एट होम, एट अ पार्टी, एट अ कंसर्ट, एट स्कूल, एट कॉलेज, एट द बस स्टॉप, एट द प्लेटफॉर्म, एट अ मैच, एट द बॉटम, एट पेज 50। 8 का प्रयोग समय सूचक शब्दों के पहले भी होता है। जैसे एट नाइट, एट नून, एट डस्क, एट आफ्टरनून, एट पॉइंट ऑफ टाइम, इन पीरियड ऑफ टाइम। द ट्रेन विल अराइव एट 5 AM इन द मॉर्निंग। शी विल मीट यू इन द मॉर्निंग। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, साइंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं मैंने आप आज के लिए। मानव रोग वाले टॉपिक से मैंने आपके लिए साइंस के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। तो मानव रोग वाला टॉपिक है, उसके क्वेश्चंस है, देखते हैं। देखिए, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया। जीवाणु की बात हो रही है, बैक्टीरिया की यहाँ पर बात हो रही है, तो हमें बताना है कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया, बैक्टीरिया का पता किसने लगाया, इसके बारे में बात करेंगे। तो हम बात करें लुई पाश्चर, ल्यूवेनहॉक किसने लगाया, तो हम बात करेंगे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले पता लगाया। हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड, ल्यूवेनहॉक हमारा उत्तर होगा। जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, इसलिए इन्हें जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। जीवाणु शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1838 में एहरेनबर्ग ने किया था। देखो ये टॉपिक है, ये वापस मैं भी आपको करवाऊंगा। अभी आपके जो डेली क्लासेस की ऐप है उसमें मानव रोग वाला कंप्लीट टॉपिक मैं आपको करवाते हुए चलूँगा। कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है, इनमें बताओ कौन सा रोग जीवाणु से होता है। ये सारी चीज़ें हम ट्रिक के साथ देखेंगे। अभी आपको बताना है कौन सा होता है जीवाणु से। टाइफाइड है जो है जीवाणु से होता है, टाइफाइड होता है। जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारी टिटनस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, क्षय रोग का मतलब टीबी होता है, डिप्थीरिया हो गया, प्लेग हो गया, काली खांसी हो गया, निमोनिया हो गया, कोड हो गया, गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, कुष्ठ रोग हो गया। ये सारे के सारे कौन से हैं, ये सारे के सारे हम बात करें बैक्टीरिया से होते हैं, जीवाणु से होते हैं। जीवाणु जनित रोग के उदाहरण को चुनिए। कुष्ठ रोग, क्षय रोग, डिप्थीरिया, टिटेनस सारे जीवाणु वाले रोग हैं। तो हमारा सही उत्तर इसमें हो जाएगा 1 2 3 4। क्या होगा, 1 2 3 4 हमारा उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु बैक्टीरिया जनित बीमारी नहीं है, आपको बताना है। कौन सी नहीं है, देखो ये मियादी बुखार है, यक्ष्मा, तपेदी, टीबी भी है, हैजा भी है, एड्स नहीं है। एड्स नहीं है, आपको ध्यान रखना है, ये जीवाणु वाली बीमारी नहीं है। यौन संचारित रोग का उदाहरण बताओ कौन सा है। टीबी नहीं है, कैंसर नहीं है, न्यूमोनिया नहीं है, तो गोनोरिया है। गोनोरिया है, गोनेरिया जिसे हम बोलते हैं, ये है गोनेरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, ये होते हैं। निमोनिया का रोग जनक कौन है, आपको बताना है। निमोनिया का रोग जनक कौन है, जीवाणु है। निमोनिया डिप्लोकेसस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। इस रोग में फेफड़ा प्रभावित होता है, इसमें सूजन आ जाती है, रोगी को तेज बुखार तथा सांस लेने में कठिनाई होती है। चलो अब हम बात करते हैं आपके कुछ राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। राजस्थान जीके के बताओ, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आपके सामने है। कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था। केसरी सिंह था, केसरी सिंह बारठ थे, गोपाल सिंह खरवा भी हैं, अर्जुन लाल सेठी भी हैं। अर्जुन लाल सेठी तो हमारे जयपुर के ही हैं।
विजय सिंह पथिक नहीं है। विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह गुज्जर है। ये यूपी के उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के गुठावली गांव से हैं। तो विजय सिंह पथिक भूप सिंह गुज्जर राजस्थान के मूल निवासी नहीं हैं। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? ये बांसवाड़ा के महाराव चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने राजस्थान के एकीकरण की बात है कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। एक तो तारागढ़ का किला अजमेर में बताया जाता है, तो दूसरा तारागढ़ का किला कहाँ है आपको बताना है। कहाँ है? बूंदी में है। कहाँ है? बूंदी में है। 84 खंभों की छतरी कहाँ है? बूंदी में है। तो बूंदी में ही तारागढ़ का एक किला और दिख जाएगा आपको। बागोर की सभ्यता निम्न में से किस जिले में स्थित है? बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा कोठारी नदी के किनारे है। लेकिन बागोर की हवेलियां कहाँ हैं? बागोर की हवेलियां तो उदयपुर में है, ध्यान रखना, बागोर की हवेलियां उदयपुर में है। धरती धोरारी, धरती धोरारी, पीथल और पाथल, हरे घासरी रोटी, मिंझर लीलटांस, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? कन्हैयालाल सेठिया की हैं। कन्हैयालाल सेठिया की ये सारी रचनाएं हैं, आपको ध्यान रखना है। सुजानगढ़ चूरू के कन्हैयालाल सेठिया। गमेती किस जनजाति का नेता होता है? भीलों का नेता गमेती कहलाता है। कर्नल जेम्स टोड ने किसे हिंदू ओलंपस कहा है? माउंट आबू को कहा है। माउंट आबू को क्या कहा है? हिंदू ओलंपस कहा है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के किस जिले में डामोर जनजाति निवास करती है? डैसे डामोर, डैसे डूंगरपुर। तो डूंगरपुर में डामोर जनजाति देखने को मिल जाएगी। हवा महल का प्रवेश द्वार जो कि पश्चिम की तरफ है, किस नाम से जाना जाता है? प्रवेश द्वार में जाना पश्चिम की ओर है। बड़ा आनंद आपको आएगा, आनंद पोल इसका नाम है। बड़ा आनंद आएगा, नाम क्या है? आनंद पोल ही इसका नाम है। वैसे हवा महल कहाँ है? जयपुर में है। किसने बनवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। कितने मंजिला है? 5 मंजिला है। स्वामी विवेकानंद जी को विवेकानंद नाम किसने दिया था? खेतड़ी के जो महाराजा हैं अजीत सिंह जी ने इन्हें, स्वामी विवेकानंद जी हैं, इनको विवेकानंद नाम दिया था। इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। विवेकानंद नाम खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह जी ने दिया था। राजस्थान का ताजमहल कहलाता है, आपको बताना है राजस्थान का ताजमहल कौन सा कहलाता है। तो हम बात करेंगे, ये जो जसवंत थड़ा है यही राजस्थान का ताजमहल कहलाता है। जसवंत थड़ा कहाँ है? जोधपुर में है। मारवाड़ के जो शासक है इनका यहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता है। वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था? मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ दुर्ग की मरम्मत करवाई थी। महाराणा कुंभा थे। महाराणा कुंभा वीर विनोद के लेखक कविराज श्यामलदास के अनुसार महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। इसलिए महाराणा कुंभा को मेवाड़ में स्थापत्य कला का जनक या राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सोच समझकर उत्तर देना। कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? देखो दिमाग नहीं लगाओगे तो पहले ही टिक कर दोगे। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, लेकिन ये वर्ग मील में दे रखा, तो ये गलत है। ये हम बात करें भारत का कुल क्षेत्रफल है 132-140 वर्ग मील, ये हमारा उत्तर है इस प्रश्न का। देखो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और जब राजस्थान का क्षेत्र वर्ग मील में पूछा जाएगा तो 132-140 वर्ग मील आपको उत्तर करना है। तुलजा भवानी मंदिर चित्तौड़ का निर्माण किसने करवाया था? दासीपुत्र बनवीर ने करवाया था। दासीपुत्र बनवीर ने चित्तौड़ में तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दासीपुत्र बनवीर, जिसने चित्तौड़ में तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण करवाया था। तो आज की हमारी क्लास हो गई। इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैंने सारी आपके लिए कवर की हैं। आपको वापस बता देता हूँ,
जिनको केवल करंट अफेयर की PDF लेनी है, 1000 प्रश्न आपको मिलेंगे, आप केवल 39 रुपीज़ में प्ले स्टोर पर जाकर डेनियल क्लासेस की ऐप से ले सकते हैं। स्टेनो की मार्केट में मॉडल पेपर मिल जाएंगे, बुक मिल जाएंगी, डेनियल क्लासेस के पूरे राजस्थान में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन घर बैठे भी आप मंगवा सकते हैं। और उसके साथ ही मैं आपको बता दूं, जिनको स्टेनो का कोर्स लेना है, केवल 499 में अभी आपको स्टेनो का कोर्स भी मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर जाओगे, डेनियल क्लासेस की ऐप में जाओगे, वहाँ पे लाखों स्टूडेंट हैं जिन्होंने वहाँ पे आपको ऐप डाउनलोड कर रखी है और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो आप भी अच्छे से तैयारी करें, पूरा कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पर मिलेगा। वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें। डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम भी ज्वाइन करें। धन्यवाद।